डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। इनको रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड कोशिकाओं में खोजा था। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक को कोशिका का हृदय एवं मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का प्रशासकीय कार्यालय भी कहते हैं, क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल में होती हैं वो सब न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह है कि यह कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक कोशिका द्रव में फैला हुआ सा रहता है। ऐसे केंद्रक को न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। यह जीवाणु एवं नीली हरी शैवालों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसमें केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक का अभाव होता है। प्लांट्स में जो फ्लोएम ऊतक होते हैं उनकी चार्लिंग नलिकाओं में भी केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जैसे लामा एवं ऊँट, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा एवं ऊँट दोनों स्तनधारी जीव हैं। केंद्रक की माप की बात करें तो इनका आकार 5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक होता है, और यह साइज जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग हो सकता है। यह आकार में गोल, अंडाकार एवं इलोंगेटेड या लंबवत हो सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो केंद्रक होता है वो अनियमित आकार का होता है। आइए अब बात करें केंद्रक की संख्या की। केंद्रक की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे एक केंद्रकीय कोशिका, जिसको हम मोनोन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है। इसका जो उदाहरण है वो अधिकांश जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सभी एक केंद्रकीय कोशिकाएं ही कहलाती हैं। द्विकेंद्रकीय कोशिका या बाई न्यूक्लिएटेड सेल, ऐसी कोशिकाओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसका उदाहरण जो है वो पैरामीशियम है। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियस छोटा होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। बहुकेंद्रकीय कोशिका अर्थात जिसमें ऐसी सेल जिसमें 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको हम पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो सिंसाइटियम है। सिंसाइटियम में कई एक केंद्रकीय कोशिकाएं आपस में मिलकर बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं बनाती हैं, जैसे हृदय मसल्स या जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें जो पाई जाने वाली सेल्स हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो सीनोसाइट होता है। इस प्रकार की कोशिका का निर्माण केंद्रक के बहुविभाजन से होता है, और इस प्रकार के जो सीनोसाइटिक सेल्स हैं वो एस्केरिस में पाई जाती हैं। अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें प्रोटीन होता है जो कि 2 प्रकार का है, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। फास्फोलिपिड्स के अणु पाए जाते हैं एवं न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो कि 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रका और क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस में जो रचनाएं हैं, संरचनाएं होती हैं, उसको आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रका, क्रोमेटिन जाल, केंद्रकीय छिद्र और केंद्रक झिल्ली जो है वो 2, ये जो न्यूक्लियस होता है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके जो बाहर की जो झिल्ली होती है उसे एक्टोकैरियोथिका कहते हैं, जो और अंदर की जो झिल्ली होती है उसे एंडोकैरियोथिका कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की डिटेल में अगर हम बात करें तो यह एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और दोनों झिल्लियों के मध्य में
इसमें एक स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं। इसका जो साइज है वो लगभग 15 एंगस्ट्रॉम तक होता है। झिल्लियों में कई स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। इनका आकार 10 nm से लेकर 100 nm तक होता है। केंद्र छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्यों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बने प्लग उपस्थित होते हैं। इन्हें हम एनुलस कहते हैं। केंद्रक छिद्र एवं एनुलस मिलकर रंध्र सम्मिश्र या पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। रंध्र सम्मिश्र मुक्त साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर रोक लगाते हैं, अर्थात जब प्लग जैसी रचना बन जाती है तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो फ्री मूवमेंट होता है वो लिमिटेड हो जाता है। भीतरी झिल्ली के नीचे लेमिन प्रोटीन का एक और स्तर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। यह स्तर गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली से चिपकाने एवं केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में मदद करता है। केंद्रक द्रव्य की बात करें तो केंद्रक द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप एवं कैरियोलिम के नाम से भी जानते हैं। यह द्रव्य जो है वह पारदर्शी कणिकामयी होता है। इस द्रव्य में जो प्रोटीन्स होती हैं वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। कुछ खनिज तत्व जैसे मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एवं न्यूक्लियोसाइड भी इसमें उपस्थित रहते हैं। केंद्रका की खोज फोंटाना ने 1874 में की थी। इसे राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहते हैं। लेकिन केंद्रका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो बोमेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रका जो सेल की विश्राम अवस्था होती है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। केंद्रका एक झिल्ली रहित रचना होती है जो कि गुणसूत्र के केंद्र का संगठक क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग पोर्शन कहते हैं, उस पर स्थित होती है। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग जो पोर्शन होते हैं वो 13वें, 14, 15 एवं 21वें और 22वें गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रति कोशिका में एक केंद्रका पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे प्याज की जो सेल होती है उसमें उसका जो केंद्रक है उसमें 4 केंद्रका प्रति कोशिका पाई जाती है, लेकिन उभयचरों की जो oocytes है उसमें लगभग 2000 केंद्रका तक रिपोर्ट की गई हैं। रासायनिक संगठन की बात करें तो केंद्रका में डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन होता है। केंद्रका की परसंरचना या अल्टा स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोलस में के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसको हम एमोर्फस मैट्रिक्स, इन चारों भागों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। एमोर्फस मैट्रिक्स एक समांगी या होमोजीनियस भाग होता है जिसमें प्रोटीन, कण एवं धागे बिखरे रहते हैं। इसे पार्ट्स एमोर्फा भी कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग है उसे दानेदार भाग कहते हैं। यह प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। इन्हें न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स भी कहा जाता है। तीसरा जो भाग है वो तंतुवत भाग या फिलामेंटस भाग कहलाता है। यह राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। चौथा जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, यह क्रोमेटिन कहलाता है और यह 2 प्रकार का होता है। पहला जो है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है जो केंद्रका को घेरे रखने वाला भाग होता है। दूसरा जो इसका भाग है वो इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है जो नलिकाएं के रूप में होता है और केंद्रका के अंदर की ओर होता है। क्रोमेटिन जाल की बात करें तो क्रोमेटिन जाल को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए। डीएनए जो है विशेष रूप से क्रोमेटिन में होता है। डीएनए की कुछ मात्रा हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। अतः हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। आरएनए विशेष रूप से कोशिका द्रव्य में मिलता है, परंतु कुछ मात्रा में यह केंद्रक में स्थित राइबोसोम, क्रोमेटिन व केंद्रका में भी मिलता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है और यह केंद्रका में संचित रहता है।
क्रोमेटिन के कुछ भाग इंटरफेज के समय गहरा अभिरंजक या स्टेन लेते हैं। इस भाग को हेटेरोक्रोमेटिन रीजन कहा जाता है। यह भाग जो है सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन एवं टीलोमियर्स, जो गुणसूत्रों के किनारे होते हैं उनको टीलोमियर्स कहते हैं, पर मुख्य रूप से पाया जाता है। इस भाग को आनुवंशिक दृष्टि से अक्रिय या इनएक्टिव माना जाता है, क्योंकि यह भाग अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। और इस तरह का जो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है वो परिधि की तरफ होता है। क्रोमेटिन का जो शेष भाग होता है वह इंटरफेज अवस्था में हल्का अभिरंजक लेता है, उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। यह भाग आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है एवं अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है। यह भाग जो है वो केंद्र की ओर होता है। जब कोश का विभाजन स्टार्ट होता है तो ये क्रोमेटिन पार्ट जो है वो उस समय स्पष्ट गुणसूत्रों में बदल जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। निश्चित ही ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अगर इससे संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें। निश्चित ही हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स अ लॉट।